बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बैंक के बारे में पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। बैंक क्या क्या टाइप का बैंक्स होते हैं, ठीक है। आरबीआई के बारे में पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल्स जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बैंकिंग सेक्टर में। तो अगर फर्स्ट स्टार्ट करें बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग मतलब कितने तरह का बैंक होता है नॉर्मली। हम लोग अगर जितने तरह बैंक देखे तो हम लोगों को मेन कुछ टाइप ऑफ बैंक देखने को मिलता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक भी होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं। तो ऐसे कुछ मेन टाइप ऑफ बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट बैंक होता है उसे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है पता है? प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? प्रेजेंट टाइम में 14 या 12। 14। जैसे जब 1969 में, ठीक है, जब नेशनलाइज किया था बैंक को, तो 14 बैंक नेशनलाइज किया था ना। हाँ, उसके बाद फिर 6 बैंक को नेशनलाइज किया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैंक बंद हो गए, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए, ठीक है। अभी हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में 12 नेशनलाइज बैंक हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोगों को 12 नेशनलाइज बैंक देखने को मिलता है, ठीक है। और भी 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 2 बैंक को, ठीक है, मतलब हम लोग करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन वो चीज़ फाइनल डिसीजंस नहीं हुआ है, तो अभी वो चीज़ पेंडिंग है। तो दो बैंक करने का बात हुआ था, लेकिन वो हुआ नहीं है। अभी कितना है, 12 है, ठीक है। कौन सा बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है नॉर्मली, मतलब कौन सा बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है। और कौन सा बैंक होता है, जैसे पीएनबी हो गया, या यूको बैंक हो गया, या कनाडा बैंक हो गया, ये सब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा होता है, कैसा होता है, मतलब वो एग्जाम्पल क्या है पब्लिक सेक्टर का बैंक का? जैसे अगर पब्लिक सेक्टर का बैंक के बारे में बात करें तो जैसे आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है अभी, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी कितना है, 22 अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो हम लोगों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक वो 12 है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 22 है, ठीक है। और जो फॉरेन बैंक होता है, फॉरेन बैंक मतलब जो इंडिया का नहीं है, बाहर दूसरे किसी कंट्री का बैंक होता है, तो उनका हम लोग फॉरेन बैंक बोलते हैं। जैसे कौन सा बैंक, सिटी बैंक, नाम सुने हो सिटी बैंक? सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये सब क्या होता है, फॉरेन बैंक। तो हम लोगों का इंडिया में फॉरेन बैंक 46 फॉरेन बैंक है अभी, ठीक है। 12 प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, 22 हम लोगों का है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और 46 है फॉरेन बैंक। और भी बहुत तरह का बैंक होता है, जैसे क्या, रूरल बैंक, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक, वो कितना है, वो 43 के आसपास है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, जैसे बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, जैसे रीजनल बैंक होता है ना, जो सब रूरल को डेवलप करने के लिए, वो होता है रूरल बैंक। तो वो अभी कितना है, 43 है, ठीक है। और भी बैंक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे हैं, ठीक है, 96,000 के आसपास है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना टाइप ऑफ बैंक हम लोग देख लिए कि इतना तरह का हम लोगों को बैंक होता है, और एग्जाम्पल भी समझ लिए कि ये चीज़ हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली बैंक का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बैंक का? बैंक मेनली 2 काम करते हैं, ठीक है। बैंक मेनली 2 काम करते हैं। पहला एक होता है प्राइमरी, उनका काम होता है, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी काम क्या होता है बैंक का? प्राइमरी काम बैंक का क्या होता है कि जैसे प्राइमरी काम भी 2 काम होता है, ठीक है। एक क्या है, एक है हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, ठीक है, जैसे वो सेविंग भी हो सकता है, या हम लोग जो करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें, और एक चीज़ करते हैं हम लोग, क्या बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो बैंक का प्राइमरी काम 2 चीज़ है, पहला
सिर्फ पैसा को हम लोग जो डिपॉजिट रखते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट लेते हैं, और प्राइमरी का दूसरा क्या है, लोन देते हैं या क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। बैंक का सेकेंडरी काम क्या है, सेकेंडरी काम भी दो तरह का होता है। एक होता है आप लोग एजेंसी जैसा काम करते हैं, एजेंसी जैसे अगर किसी कंपनी को बिजनेस करना है, ठीक है, तो फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र का जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है, वो कौन करता है, बैंक ही मैनेज करते हैं, तो एजेंसी जैसा भी काम करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी क्या करते हैं, अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली तो पैसा मतलब लेने में तो ले नहीं सकता है ना, तो बैंक का मदद लेता है पेमेंट कलेक्शंस के लिए भी, ठीक है। पेमेंट कलेक्शंस पोर्टल को यूज़ करते हैं उनका, या जिनका पेमेंट कलेक्शंस जो उनका सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ करते हैं, तो एजेंसी के जैसा भी काम करता है सेकेंडरी में, ठीक है। और एक क्या काम करता है, और एक बैंक जो करता है क्या, ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है। जिसे किसी को ड्राफ्ट पेमेंट करना है, ठीक है, ड्राफ्ट में जैसे अगर कैश में मतलब अगर ड्राफ्ट पेमेंट क्या होता है कि जैसे अगर तुम किसी को कैश में पेमेंट करोगे तो वो क्या होगा, काउंट नहीं होगा ना, जो किसको पेमेंट भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, ठीक है। बैंक में भेजोगे तो फिर वो क्या होगा कि वो सिक्योरिटी नहीं रहता है कि तुम किसको दे रहे हो। लेकिन ड्राफ्ट क्या होता है कि तुम जिसके नाम पे ड्राफ्ट बनाओगे, मतलब क्या ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, जैसे तुम बैंक जाओगे और मुझे बैंक वाले को बोलोगे कि मुझे 1 लाख का एक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, किसके नाम पे बनाना है, जैसे XYZ किसी का नाम पे बनाना है मुझे ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट सिर्फ उसी जिनके नाम पे बनाओगे वो ही सिर्फ उसी का बैंक में सिर्फ वो ड्राफ्ट को पैसा में मतलब पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेक का ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब ये सेम लग रहा है ना, जो चेक भी तो किसी के नाम पे होता है, ठीक है, और ड्राफ्ट भी किसी के नाम होता है, लेकिन ड्राफ्ट बहुत ही डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है, वो जिसके नाम पे बनते हैं उसी का, और एक वैलिड टाइम होता है उनके बाद उनका ड्राफ्ट का कोई ये नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और क्या काम करता है बैंक सेकेंडरी सेक्टर में, और काम करता है जैसे लॉकर का काम करता है ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या कुछ गोल्ड है, ठीक है, या कुछ भी स्पेशल चीज़ है जो जिनको सिक्योर करके रखना है, तो बैंक लॉकर होता है ना, बैंक लॉकर में हम लोग क्या रखते हैं, चीज़ रखते हैं। तो बैंक क्या क्या काम करता है, प्राइमरी सेक्टर में मेनली डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, लॉकर रखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, या पेमेंट कलेक्शंस देखते हैं, या जो भी फंड ट्रांसफ़र का जो भी चीज़ होता है बिजनेस के लिए वो चीज़ बैंक देखते हैं। तो बैंक का मोटा मोटा फंक्शन समझ आ गया कि बैंक सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि बैंक में सिर्फ पैसा देना है पैसा लेना है। बैंक का हम लोग 4 टाइप ऑफ ऑर्ग देख लिए, प्राइमरी सेक्टर में 2 और सेकेंडरी सेक्टर में 2 चीज़ हम लोग नॉर्मली देख लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये चीज़ जो बैंक जो चीज़ हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो बैंक का ज़रूरी है हम लोगों का हर जगह में, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे बैंक ज़्यादा है, ज़्यादातर बैंक कहाँ पे, शहर में होता है, गांव में उतना ज़्यादा बैंक नहीं होता है, क्योंकि बैंक वाले को भी तो एक चीज़ होता है ना कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे वो लोग बैंक खोलते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे अगर गांव में बैंक नहीं है तो गांव डेवलप कैसे होगा, या लोकल एरिया में अगर बैंक नहीं है तो लोकल एरिया डेवलप कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या अलग तरह का सा बैंक बनता है, जैसे नाबार्ड, ठीक है, वो क्या होता है कि वो बैंक रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग से बैंक, जैसे हम लोग जैसे देखें ना रूरल डेवलपमेंट अलग से बैंक बनता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है नाबार्ड, जो किस मेनली फोकस कहाँ पे करते हैं, जैसे बैंक जो हम लोगों का नॉर्मल बैंक हम लोग देखें वो कहाँ पे फोकस करते हैं, बिजनेस में नॉर्मली फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नाबार्ड्स होगा, ठीक है, इस टाइप ऑफ द बैंक होगा तो वो कहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, ठीक है, इस नाबार्ड कैटेगरी में आता है। तो ये मेनली कहाँ पे फोकस करते हैं, रूरल एरिया में फोकस करते हैं। जैसे किसी को अगर मतलब ज़मीन में जैसे सब्जी उगाना है या कोई गेहूँ उगाना है या कोई भी चीज़ करना है तो एग्रीकल्चर के लिए उनको लोन मिलता है, ठीक है, लोन मतलब सही रेट में मिलता है और फार्मर के लिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल होता है नाबार्ड। तो ऐसे नाबार्ड जो हम लोग गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम से तो उनके हिसाब से ही हम लोगों का जो रूरल डेवलपमेंट बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक ये सब चीज़ काम करते हैं नॉर्मली कोई भी पर्टिकुलर एरिया या रूरल को डेवलप करने के लिए। क्लियर। और एक चीज़ होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है, नेशनल बैंकिंग। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब वो बैंक नहीं होता है लेकिन बैंक जैसा काम करता है। जैसे देखोगे कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे आप इंश्योरेंस बेचने आते हैं ना,
इंश्योरेंस बेच रहे हैं बहुत सारे कंपनी, ठीक है। कुछ लोग और भी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कुछ लोग आपको जैसे होता है ना आधार के थ्रू 10,000 रुपया क्रेडिट दे रहे, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है ना कि फ़ोन में आपको इंस्टेंट लोन दे रहे। तो वो तो बैंक नहीं है ना, वो एक कंपनी है। तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है? वो होता है NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। वो भी रेगुलेट करते हैं RBI, लेकिन वो उनका बैंक का जैसे होता है ना, बैंक में रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, कहाँ पे क्या करना है, वो RBI का रेगुलेशन ज़्यादा होता है। नॉन बैंकिंग मतलब छोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बंधन बैंक जो था, ठीक है, पहले, अभी तो बंधन बैंक पूरा बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन पहले क्या था, ये बैंक नहीं था, वो क्या था, फाइनेंशियल, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। वो क्या करते थे, गांव में जाके मतलब जो लोग लेडीज हैं उनको क्या करते थे, छोटे छोटे लोन देते थे, ठीक है, 25,000, 50,000 या 10,000, 20,000 ऐसे करके लोन देते थे, और फिर वो लोन को रिपेमेंट कर रहे थे। तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं जो कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस क्या करते हैं, हम लोगों को एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं ना, जो EMI बनते हैं, उससे नाम सुना आई थिंक, बजाज फाइनेंस, ठीक है, या लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो तो बैंक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से कंपनी जो भी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत, जैसे हम लोग क्या देखें, एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है जो हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम को देख रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंक काम कर रहा है। तीसरा चीज़ हम लोग देखें रूरल डेवलपमेंट के लिए जो रीजनल जो बैंक, रूरल बैंक जो बनाया गया है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, जैसे मैंने पिछले डिस्कशंस किया था ना कि जैसे किसी को जैसे फ्लैट बनाना है, ठीक है, तो सब मिल के आके एक साथ पैसा जमा करके अपना बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब किसी ब्रोकर या कंपनी के थ्रू नहीं जाके, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग होता है और थोड़ा अपने ऊपर, मतलब अपने एक ग्रुप बना के वो चीज़ कर सकते हैं। तो बैंक भी ऐसा होता है, कोऑपरेटिव बैंक, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में एक बैंक को बनाया, ताकि उन लोगों का जैसे फंड होता है ना, एक साथ फंड रखेंगे, उसी फंड को मैनेज करके उस एरिया को डेवलप करने के लिए, वो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। उसमें भी अर्बन होता है, रूरल होता है, तो बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होते हैं जो ऐसे हम लोगों का इंडिया में इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। वो RBI का लाइसेंस लेना पड़ता है उनको, हर चीज़ रेगुलेशंस के अंदर ही होता है, लेकिन ऐसे काम कर सकते हैं। सिर्फ बैंक नहीं है जिससे पैसा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अभी तो और भी अपडेटेड हो गया, जैसे फिनटेक आ गया, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कशंस करेंगे। एक्चुअली फिनटेक जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये भी क्या है, बैंक है या नहीं है, NBFC है या क्या है ये चीज़, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। वो तो जो भी चीज़, जैसे हम लोगों ने थोड़ा बैंकिंग का जो मतलब ब्रांचेस है, मतलब बैंकिंग में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है, सिर्फ बैंकिंग में बैंक नहीं होता है, ठीक है, बैंक के अलावा बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बारे में हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना होता है कि कौन सा सेक्टर में काम करता है, उनका मकसद, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हो, ये चीज़ हम लोगों को नॉर्मली देखना पड़ता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का मेनली इशू क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, हम लोगों ने सुनते हैं कि न्यूज़ में कि ये बैंक बंद हो गया, ये बैंक बंद होने वाला है, या ये बैंक लॉस में चल रहा है, ठीक है, या बैंकरप्सी हो गया है, ऐसा सुनते हैं ना। तो बैंक का जो मेनली बैंकिंग का हम लोगों का यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो है क्या, बैड लोन, ठीक है, बैड लोन और NPA, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, NPA। तो मतलब ऐसा लोन जो बैंक ने प्रोवाइड किया, लेकिन उनका रिटर्न नहीं आया, ठीक है, वो रिपे नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड लोन या NPA बोलेंगे। तो अगर किसी बैंक बहुत सारे लोन ऐसे दे रहा है, ठीक है, तो बैंक रिटर्न लोन को मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो बैंक बंद हो जाएगा ना, बाद में बैंक नीचे चला जाएगा ना, बैंक का लॉस हो जाएगा ना। तो ऐसे बैंक बंद हो जाता है बहुत सारे बैंक, ठीक है। तो बैंक बंद होने का जो मेन रीज़न होता है वो NPA बढ़ जाना या बैंक लॉस में चले जाना। तो लॉस जाने का जो मेन कारण होता है वो NPA या बैड लोन, ठीक है। हाँ, तो NPA बढ़ता क्यों है, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जो है उनका NPA बढ़ क्यों जाता है। पहला तो ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं कि जो लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे किसी बिजनेस को लोन दिया, वो बिजनेस डूब गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है क्या, कि उनको लोन दिए लेकिन वो मतलब रीपेमेंट नहीं किया, मतलब उनको विलफुल डिफॉल्टर जिसको बोलते हैं, कि मतलब दे सकते थे फिर भी वो नहीं दिया, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे लोन हुआ ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा लेके रीपेमेंट नहीं किया, देश छोड़ के भाग गए, ठीक है, ऐसा रीज़न हो सकता है। तो बैंक उनको लोन देता क्यों है, मतलब ऐसे लोगों को, जैसे और भी जैसे होता है ना कि
अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि सब लोग एक साथ में मिले हुए मतलब जैसे होता है ना कि बैंक और जो गवर्नमेंट्स, ठीक है, और जो लोन ले रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट, ठीक है, तीनों को बीच में अगर कुछ जैसे होता है कि कोई भी बैंक, ठीक है, लोन जैसे इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिशियन से या कोई भी ब्यूरोक्रेट से प्रेशर्स आ रहा है कि हाँ मतलब मैं इसको जानता हूँ, इसके लोन दे दो, या वो बोल रहा है, तो इस बेसिस में भी लोन दे देते हैं। तब क्या होता है, वो लोन थोड़ा दिक्कत हो जाता है आने में, ठीक है, वो या जैसे सिंपल सी चीज़ होता है ना, वो जो रेफरेंस हो जाता है कि हाँ मतलब वो उनको मैं जानता हूँ, तो ऐसे लोन, बहुत सारे लोन ऐसे रिपेमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से हम लोगों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एनपीए एक्चुअली बढ़ने का यही मेन रीज़न है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि हम लोग हर जगह में एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर को रन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे शहर में तो ठीक मतलब ठीक चल रहा है, लेकिन गांव में तो नहीं चल रहा है ना। गांव में बैंक कितना होता है, ज़्यादातर गांव में तो बैंक है ही नहीं, ठीक है, सब जगह में बैंक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग बैंक को यूज़ भी नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब लोगों को बोलोगे कि बैंक में पैसा देना है तो वो बैंक में नहीं लेंगे, उसको कैश में लेना है, ठीक है। कैश में क्या, उनको अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे है कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलते हैं। बार्टर सिस्टम पता है ना क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब जो कुछ दे के कुछ लेना, ठीक है। तो अभी भी आसाम में एक मेला होता है, ठीक है, जोनविल एक मतलब मेला होता है वहाँ पे, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट जो भी स्टेट्स है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, नागालैंड हो गया, वहाँ से लोग आते हैं हर साल। और वहाँ पे क्या करते हैं, उस जो मेला होता है ना, वहाँ पे जो भी चीज़ खरीदते हैं पैसा दे के नहीं खरीदते, ठीक है। मतलब कोई एक चीज़ दोगे और दूसरा चीज़ लोगे, तो ऐसा अभी भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसी चीज़ अभी भी हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि दो बैंक को अभी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। वो कौन सा दो बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था और इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो था, ये दो बैंक को गवर्नमेंट सोच रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करे, लेकिन अभी तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आया, ठीक है। और जो फर्स्ट हम लोगों ने जब इंडिया ने जो बैंकिंग सेक्टर को जैसे बैंक को नेशनलाइज किया था, वो कब किए थे? 1969 में किए थे। कितना बैंक को किए थे? 14 बैंक को किए थे, ठीक है। और उसके बाद 1980 में फिर कितना बैंक को किए थे? फिर 1980 में जाके फिर 6 बैंक को फिर नेशनलाइज किए थे, ठीक है। तो बैंक को हम लोग एक्चुअली जो नेशनलाइज बैंक क्यों किए थे? प्राइवेट बैंक तो थे, लेकिन हम लोग नेशनलाइज क्यों किए थे? इसका कारण क्या था? हम लोगों का कारण क्या था? सोशलिस्ट अप्रोच। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट सोच रहे थे कि हमको अपने हिसाब से थोड़ा इकोनॉमी को देखना है, कंट्री को क्या चाहिए, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर का कंट्रोल लेने के लिए या बैंकिंग सेक्टर को और भी मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, वो एक्चुअली में सोशलिस्ट अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया था। मतलब सब बैंक को नहीं, मतलब जो बड़े बड़े बैंक थे उनको नेशनलाइज बैंक किए थे, ताकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो चीज़ अचीव हो। जैसे गवर्नमेंट जैसे और चीज़ होता है ना कि जैसे अभी जैसे पहले तो नेशनलाइज किए, लेकिन अभी फिर उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए जो गवर्नमेंट बैंक है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा है। सही से काम नहीं कर रहा है मतलब उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो भी लोन है, एनपी है, वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसे कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, ठीक है, तो देखोगे उनका एम्प्लॉय का इफ़िशियंसी क्या होता है, या प्राइवेट बैंक में जाओगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट का इफ़िशियंसी अलग होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बैंक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको उतना ये नहीं लगता है कि हाँ मुझे करना है काम, या मतलब उतना ये नहीं देते, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब की जैसे करते आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या करते हैं? सीरियसली काम करते हैं, ठीक है। अगर मतलब सही से कोई काम नहीं करते तो जॉब से भी निकाला जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग सही से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों का प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने बैंक को की है। पहला तो है कि हम लोगों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो सही से परफॉर्मेंस दे रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अगर हम लोग कुछ बैंक प्राइवेटाइजेशन करें तो फिर शायद हम लोगों को थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुआ, ठीक है। प्राइवेट अगर करते हैं बैंक को तो क्या होता है कि प्राइवेट बैंक हमेशा क्या देखेंगे? प्रॉफिट देखेंगे ना।
वो तो मतलब किन को सही चीज़ जैसे होता है ना कि प्राइवेट बैंक में बहुत सारा चार्जेस लगता है, ठीक है, हिडन चार्जेस होते हैं, सबका अकाउंट नहीं मिलता है, तो सबको जैसे एक मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए। तो अगर मिनिमम डिपॉजिट होगा तो गरीब आदमी कैसे अकाउंट खोलेगा, ठीक है, तो वो तो नहीं खोल सकता है ना। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक होने का बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, सबके लिए वो एक्सेसिबल्स नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जॉब लॉस का भी खतरा रहता है कि जो मतलब सही से काम नहीं करेगा उनको निकाल देता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और भी जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए ना, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। तो अगर सबके मतलब सब प्राइवेट बैंक हो जाएगा तो प्राइवेट बैंक तो मिनिमम डिपॉजिट के अलावा वो बैंक खोलेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट उनको जो फ़ायदा पहुंचाएगा वो कैसे करेगा, नहीं कर सकते ना। जैसे वो गैस का जो पैसा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या कोई भी जो मंथली जो क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पे करते हैं, तो वो चीज़ कैसे मतलब वो चीज़ करेंगे, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और भी चीज़ होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक वहाँ वो ब्रांच कहाँ पे खोलेंगे, वो तो गांव में जाके ब्रांच खोलेंगे नहीं ना, वो तो शहर में ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई पैसा डिपॉजिट रखता नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन्स होता नहीं है, तो वो कहाँ पे खोलेंगे ब्रांच, वो शहर में खोलेंगे। तो गांव में अगर ब्रांच ही नहीं खोलेंगे तो गाँव को डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, गाँव को अपग्रेड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम लोगों को दोनों अप्रोच भी देखना है कि प्राइवेट, जैसे ये डिबेट हमेशा चलता रहता है कि प्राइवेट ऐसे नहीं करना चाहिए या मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चलता रहता है कि इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं। तो एक्चुअली मतलब सबका अलग अलग लॉजिक है कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब एक्चुअली कौन सा सही है, वो अलग डिबेट्स है। लेकिन एक्चुअली क्या है मैं वो चीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो एनपीए अगर हम लोग देखें, मेन हम लोगों का मेन बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, एनपीए मेन प्रॉब्लम हम लोगों का दिख रहा है, ठीक है। तो एनपीए अगर देखें तो एनपीए कुछ थोड़ा 1-2 साल में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 2020 से देखें 22 तक, तो एनपीए थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 1% 2% के अलावा थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो एक्चुअली एनपीए बढ़ा क्यों था, मतलब इतना एनपीए हम लोगों का बैंक में क्यों बढ़ा था, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे 1991 में क्या हुआ, एलपीजी हुआ ना, 1991 में क्या हुआ, एलपीजी के टाइम क्या हुआ, पूरा मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन हो गया। तो उनके बाद हम लोगों का जो इंडियन इकोनॉमी है थोड़ा बूम करने लगा, ठीक है। तो 2000 से लेके, ठीक है, 2008 तक क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा था। इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, इसका मतलब बैंक बहुत सारे लोन दे रहे थे सबको, कंपनी को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसमैन को बहुत सारे लोन दे रहे थे, बड़े बड़े लोन दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ 2008 में, क्या होगा, रिसेशंस हो गया ना, ग्रेट रिसेशंस मतलब मार्केट डाउन चला गया 2008 में, तो बहुत सारे कंपनी बंद हो गया, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया। तो क्या होगा जी, इतने सारे बैंक ने लोन दिया था सबको, बिजनेस को, कॉर्पोरेट को, तो क्या होगा, कंपनी बंद हो गया। तो यहाँ पे एक जो बूम आया, उनके वजह से बहुत सारे मार्केट में पैसा देना पड़ा, मतलब उधारी देना पड़ा, लोन क्रेडिट्स में देना पड़ा। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेट रिसेशंस आ गया, मार्केट मतलब पूरा जैसे होता है ना, ग्लोबल रिसेशंस हो गया 2008 में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट पूरा जब नीचे चला गया, तो फिर कंपनी बंद हो गया, या जो भी कॉर्पोरेट को लोन दिया था वो लॉस में चला गया, बंद भी नहीं हुआ तो लॉस में चला गया, तो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, इसके वजह से एनपी हम लोगों का बढ़ गया, ठीक है। तो ये मेनली चीज़ होता है। और गवर्नमेंट और एक चीज़ करता है, बहुत सारे लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है कि खुद मतलब जानते हुए भी वो चीज़ को नहीं देते पैसा, ठीक है, मतलब उनके पास है फिर भी वो नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों का एग्जांपल मिलेगा, ठीक है, जो नीरव मोदी है, ठीक है, विजय माल्या है, ठीक है, जो बहुत सारे पैसा लेके इंडिया से चले गए, ठीक है। और गवर्नमेंट का मेनली टारगेट क्या रहता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब जैसे हम लोग जब ग्रोथ चैप्टर पढ़े थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो क्या था कि ग्रोथ तो चाहिए लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। मतलब हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली ग्रो, मतलब फाइनेंशियल एडुकेटेड सिर्फ शहर का लोग हो रहा है, गांव का लोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह में बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए हम लोगों को दोनों चीज़ ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर को मतलब पब्लिक सेक्टर को थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आप वो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स थी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो एनपीए जो हम लोग को बढ़ा, तो बहुत सारे हम लोगों का दिक्कत भी सहना पड़ा, कि जैसे हम लोगों का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ा,
ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी बैंक जब बंद होगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे, जॉब मतलब चला जाएगा ना उनका, ठीक है। और मतलब वो तो कोई भी बैंक होगा वो हमेशा प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट देखेंगे तो पब्लिक से चार्ज भी ज़्यादा करेंगे, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, मतलब अगर आप लोन ले रहे हो प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ठीक है, तो फिर आपको हाई इंटरेस्ट में लेते हैं। जैसे होता है ना कि कोई बैंक को, बहुत सारे बैंक को पता है कि एनपीए हो जा रहा है, मतलब मेरा जो लोन जाएगा वो बहुत सारे लोन रिपेमेंट नहीं आएगा, तो बैंक क्या करेंगे कि ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देंगे ताकि मतलब बहुत सारे लोन ना भी आए, ताकि तो कुछ आए तो उसमें से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता गया लोगों के लिए, तो ये सारा दिक्कत होता गया, ठीक है। इनके लिए बहुत सारे चीज़ इनिशिएट लिया गया है, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया है, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक का जो एनपी एसेट्स होता है, एनपी एसेट मतलब जो एक्चुअली में कोई काम नहीं है, जहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो वो एनपी एसेट को खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हो, बैंक का जो बर्डन एक था ना कि एनपीओ लेके चलना, बैलेंस शीट को हमेशा नेगेटिव में चलता है, तो बैंक को थोड़ा फ्री करने के लिए कि तुम्हारा जो एनपी एसेट है वो मतलब एक कुछ मतलब ऐसे कंपनी बनाया गया, ठीक है, जिनका काम ही है बैड लोन को ट्रीट करना, ठीक है, बैड एसेट्स को मैनेज करना, ठीक है। ताकि जैसे बैंक, हम लोगों को अगर कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना है। कुछ भी करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ग्रो करो, इंडस्ट्री में ग्रो करो, एग्रीकल्चर में ग्रो करो, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करना ही होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं होगा, मतलब वो एक बेसिक चीज़ है बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना। तो बैंकिंग सेक्टर अगर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन है, ठीक है, बैड लोन्स का बर्डन है, एनपीए का बर्डन है, बैड एसेट्स का बर्डन है। तो क्या बनाए, बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए जो वो बैड लोन या बैड एसेट्स को खरीद लेते हैं और उसको मतलब वहाँ पे पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया, जैसे होता ना कि एक बैंक है तो प्रॉब्लम वाला चीज़ को अलग कर दिए, ठीक है, अलग किसी को दे दिए कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम संभालो और तुम बैंकिंग सेक्टर को होता है तुम सिर्फ ग्रो करो, ठीक है, ठीक से सही से ग्रो करो, तुम्हें एनपीए उतना मतलब यहाँ पे थोड़ा हल्का फ्री होने के लिए, ठीक है। और क्या होगा कि जैसे कोई भी बैंक अगर बैंकरप्सी हो जाएगा तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा ना, तो बैंक को बचाने के लिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी बैंक बैंकरप्सी हो जाए, क्योंकि बैंकरप्सी हो जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को, पब्लिक का ट्रस्ट उठ जाएगा बैंक से, और ट्रस्ट उठ जाएगा तो फिर हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि फिर लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, फिर बार्टर सिस्टम में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक ट्रस्ट भी मेंटेन करना जरूरी है ना, कि बैंक, जैसे अगर तुम पैसा रख रहे हो बैंक में, तुम्हें इतना एश्योरिटी होना चाहिए कि हाँ मतलब मेरा पैसा सिक्योर है। तो अगर कोई भी ऐसे हर 1 साल या 2 साल में बैंक डूबेगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा ना बैंक से कि बैंक में पैसा भी सिक्योर नहीं है, तो कहाँ रखे बैंक, पैसा घर में ही रखे, या गोल्ड खरीद ले या कुछ ज़मीन खरीद ले। तो फिर क्या होगा, हम लोगों का जो पैसा का जो यूटिलिटी है वो नहीं होगा ना। जैसे अगर तुम गोल्ड खरीद के रख लिए तो पैसा की यूटिलिटी नहीं होगा ना, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे वो हम लोगों का इकोनॉमी का बूम हो सकता था, तो वो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। इसलिए कोई भी जो बैंक है उनको बैंकरप्सी से बचाने के लिए हम लोग जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको बैड एसेट्स को बाय करवा देते हैं, ताकि जो बैंक है वो सही से ग्रो कर सके, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। फिर आता है आरबीआई। आरबीआई क्या है, आरबीआई का एक्चुअली फंक्शंस क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है ना। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होगा, ठीक है, कैसे हम लोग फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई के काम होता है। और क्या होता है, फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, कंट्री में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होगा, तो इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, आरबीआई का है, ठीक है। और क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं बाकी जितने सारे एनबीएफसी है, ठीक है, या बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, या जो भी है, सबको, जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सबको रेगुलेट करना किसका काम है, आरबीआई का काम है। और क्या काम है आरबीआई का, आरबीआई क्या होता है, करेंसी इशू करते हैं। करेंसी इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करते हैं, ठीक है। आरबीआई क्या होता है, बैंकर ऑफ द बैंक होता है। जैसे बैंक होता है, मतलब बैंक का जो बैंक है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल बैंक, जो हम लोग आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पास क्या क्या पावर होता है रिजर्व बैंक के पास, पहला तो ये सबको क्या करते हैं, लाइसेंस देते हैं,
ठीक है। जैसे अगर आपको बैंक खोलना है, किसी को भी बैंक बनाना है, तो क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या चीज़ इनके पास पावर होता है कि इनका अगर ब्रांच को एक्सपेंस करना है, ठीक है, हर जगह में बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाना है, तो क्या करेंगे ये लोग? ब्रांच को एक्सपेंस कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी बैंक, जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बैंक था, ठीक है, ये मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है, दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया ताकि ये बैंक डूबे नहीं। जैसे वो पीएनबी के साथ हुआ ना, पीएनबी और यूनाइटेड बैंक मर्ज हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी बैंक ऐसे परफॉर्मेंस सही नहीं कर पा रहा है, तो फिर यूनाइटेड मतलब दोनों बैंक को एक साथ मर्ज करके बैंक को बचाया जा सकता है, ऐसे दोनों को मर्ज करके, ठीक है। तो ये मेन काम होता है, यही चीज़ उनका फंक्शंस होता है। और क्या होता है, जो हम लोगों का जो क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनते हैं, मतलब देश को फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, ठीक है, ये सब कौन करते हैं? आरबीआई करते हैं, ठीक है। आरबीआई करते हैं ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जो सप्लाई ऑफ मनी है, कितना मनी मार्केट में रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितना मार्केट से मनी को फिर एक्सट्रैक्ट करना है, कितना मनी सप्लाई करना है, तो ये सब जितना सारे पॉलिसीज़ बनते हैं, कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है, कुछ आरबीआई के कुछ टर्म्स होता है, मॉनेटरी या इकोनॉमिक्स का टर्म होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब लोन देता है किसी को, ठीक है, मतलब किसी अदर्स बैंक को जब लोन देते हैं, तो जिस इंटरेस्ट में लोन देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या है? आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देगा, तब उसे उस जिस इंटरेस्ट में लोन देगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। क्लियर? और एक क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? जब आरबीआई जब बोरो करेंगे, आरबीआई बोरो कब करते हैं? जब मार्केट में उनको पैसा कम करना होता है, मार्केट में जब पैसा का जो सप्लाई होता है वो घटाना होता है, तब क्या करेंगे? आरबीआई बैंक से बोरो करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट इंटरेस्ट पे आरबीआई बोरो करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्लियर? और क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जैसे कोई भी बैंक, किसी को बैंक ओपन करना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आरबीआई में जाके बोलेंगे कि मुझे बैंक ओपन करना है, लाइसेंस दे दीजिए, ऐसे तो नहीं होता है ना। उनको आरबीआई में पैसा जमा रखना पड़ता है, ठीक है। एक जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जितना वो मार्केट में काम करेगा, जितना पैसा लेके, उसका एक मिनिमम परसेंटेज उनको रिजर्व रखना पड़ता है, डिपॉजिट रखना पड़ता है। कहाँ पे? आरबीआई में, ठीक है। तो जितना परसेंटेज वो रखेंगे, कैश को रिजर्व रखेंगे, मतलब जैसे होता है ना, कोई भी अगर फाइनेंशियल इशू आ गया, तो क्या करना है, क्या करेंगे? वही जो जमा हुआ पैसा वही पे काम आएगा ना। जैसे घर में होता है ना कि मम्मी पापा को पैसा दे के रखते हैं कि हाँ इमरजेंसी के टाइम में मुझे दे देना है, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसको कहाँ रखते हैं? आरबीआई के पास जमा रखते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए। आरबीआई खुद जमा रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, जैसे सिक्योरिटी मनी जमा रखता है ना आरबीआई खुद। और क्या होता है? एक एसएलआर होता है, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि जैसे कोई भी बैंक, ठीक है, पैसा डिपॉजिट ले रहा है पब्लिक का, और वो पूरा पैसा कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दिया, किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट कर दिया। और जब कोई वो पर्सन जिन्होंने पैसा जमा किया बैंक में, वो पैसा लेने गए, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं है। बैंक क्या बोल रहे हैं? मैं तो पैसा लगा दिया, कहाँ? एक प्रोजेक्ट में लगा दिया जो 10 साल बाद मुझे पैसा कमा के देगा, और उनको घर में अभी शादी है, उनको पैसा चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तब तो फिर जिनका पैसा उसका काम, उनका मतलब काम के टाइम पे अगर उनको पैसा ना मिले, तो फिर वो तो कभी बैंक में रहने मतलब पैसा देने नहीं आएगा ना। तो क्या करना होता है? कुछ पैसा बैंक को अपने पास जमा रखना होता है कि तुम पूरा पैसा कहीं पे नहीं लगा सकते हो। तो मतलब कुछ पैसा को आपको लिक्विडिटी में रखना है, मतलब कैश में रखना है। कैश तो नहीं, मतलब लिक्विडिटी में रखना है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं जगह पैसा लगा दिया, वहाँ पे उठा नहीं सकता हो। मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर कोई जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया, अगर वो पैसा लेने आए, तो वो पैसा आप उनको दे सकते हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, अब जिन लोगों का सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट होता है ना कि इससे ज़्यादा पैसा उठा नहीं सकते हो, होता है ना कि जैसे बैंक सेविंग अकाउंट में जाकर बोलो कि 10 लाख पैसा मतलब हमको उठाना है, तो नहीं देंगे ना।
क्योंकि अगर जैसे तुम्हारे पास अकाउंट में 10 लाख होगा फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि बैंक को मेंटेन करना होता है कि तुम्हें 10 लाख दे देंगे तो फिर मेरा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो पहले अगर तुम्हें पहला पैसा उठाना है ज़्यादा तो पहले बैंक को नोटिस देना होता है कि मुझे इस दिन पैसा चाहिए होगा, तो मेरे लिए पैसा पहले से इकट्ठा करके रखो, ठीक है। तो सेविंग में होता है, करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में लिमिट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें उनमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए जितने सारे कंपनी होता है या बिजनेसमैन होता है वो लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। उनका तो सेविंग अकाउंट होता नहीं है। सेविंग अकाउंट किन के लिए होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जीरो इंटरेस्ट होता है। और क्या होता है, एक होता है MSF। क्या होता है ये, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, मतलब RBI एक चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक को कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं दूंगा। जैसे बताया ना कि किसी वक्त अगर बैंक को इमरजेंसी पैसा लग गया तो बैंक RBI उनको इमरजेंसी पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को कुछ जो गवर्नमेंट फंड है, ठीक है, गवर्नमेंट जो फंड, मतलब बैंक को रातों रात पैसा अगर चाहिए तो किसके पास जाएगा, उसके जैसे 100 करोड़ चाहिए तो किसी के पास मिलेगा नहीं ना, ऐसे पर्सन के पास कहाँ पैसा मिलेगा। तो RBI के पास जाएगा और उनको कुछ अपना जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है, या गवर्नमेंट डेफ्ट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, उनको जमा करेगा और उनको इमरजेंसी में पैसा मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये RBI बैंक को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट होता है जो RBI, ठीक है, जब किसी को लोन देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, RBI जब लोन देते थे तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। लेकिन यहाँ पे बैंक रेट क्या होता है, RBI जब किसी को लोन देता है तो वो भी बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट और रिवर्स रेट और रेपो रेट के में क्या होता है, बैंक कभी कभी क्या होता है, RBI रिवर्स रेट जो रेपो रेट है उसके हायर रेट में भी लोन देते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली रेपो रेट चल रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, वो हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ते रहते हैं, कभी कम मतलब घटते रहते हैं रेपो रेट जो है। तो अगर RBI रेपो रेट से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से मतलब हायर प्राइस में अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंक को, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट और रेपो रेट मतलब डेफिनेशन सेम है लेकिन कंडीशन थोड़ा अलग है, समझ आया। और क्या एक चीज़ होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है BOP और एक होता है BOT, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि हम लोग, वो तो इजी है, बैलेंस मतलब ट्रेड, इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट अगर हम लोग इंपोर्ट से माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन BOP क्या है, BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP क्या है कि मतलब किसी भी कंट्री से, मतलब इंडिया से कितना मनी बाहर जा रहा है और कितना मनी अंदर आ रहा है, मतलब वो किसी भी हो सकता है, एक्सपोर्ट के थ्रू हो सकता है, इनकम के थ्रू हो सकता है, किसी खरीदने के थ्रू हो सकता है, को किसी भी तरीके से। जैसे फॉरेन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग पैसा इंडिया भेज रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, पैसा इंडिया में आ रहा है लेकिन वो क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं है ना, तो वो क्या होता है, वो BOP में चीज़ होगा। मतलब ज़्यादा पैसा अगर BOP मतलब कितना मनी, मतलब फाइनेंशियल मनी कितना आउट हो रहा है, कितना इन हो रहा है कंट्री में, तो उसका डिफरेंस जो चीज़ है उनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ज़्यादा पैसा जाएगा तो हम लोग गरीब होते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा आना चाहिए, जाना कम चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाते हैं ना फिजिकल पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, टैक्स को एडजस्ट करते हैं और उनका जो स्पेंडिंग लेवल्स है, ठीक है, उनका एडजस्ट करके जो उनका पॉलिसीज़ बनते हैं कि कहाँ पे टैक्स रेट क्या रखना चाहिए, कहाँ पे कितना एक्सपेंड करना चाहिए। तो कोई भी कंट्री का या कोई भी कंट्री जब पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो टैक्स एडजस्टमेंट करके टैक्स रेट को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, ठीक है।
और एक चीज़ क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट क्या होगा कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, और जितना गवर्नमेंट को पास पैसा आ रहा है, ठीक है, टैक्स से, मतलब ऐसा नहीं बोरोइंग से, मतलब गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है जितना गवर्नमेंट को रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट क्या? एक्सेप्ट लोन, एक्सेप्ट बोरोइंग, मतलब लोन छोड़ के, ऐसा नहीं कि मतलब एक्सपेंडिचर मैंने 1 लाख करोड़ कर दिया, ठीक है, और मैं 1 लाख करोड़ मैंने फिर रिसीव कर लिया, उनमें से 50,000 करोड़ टैक्स है और 50,000 करोड़ लोन ले लिया, तो वो क्या होगा? वो नहीं होगा। लोन हम लोग हटा के जो करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। टर्म समझ आ रहा है? ये सब चीज़ बैंकिंग का जो भी चीज़ है नॉर्मल, ठीक है, ये सब चीज़ देखो, ये फाउंडेशन क्लास है, तो फाउंडेशन क्लास में क्या होगा? बेसिक चीज़ पढ़ोगे और उनको सही से समझोगे। इसी चीज़ को यूज़ करके एडवांस में क्या इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या चीज़ है वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक क्या चीज़ होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? नॉर्मली अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है कि कोई भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज करना, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, नॉर्मली इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों को इंडिया में अगर बाहर से किसी कंपनी या कोई भी कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और चीज़ एक टर्म सुना होगा, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, नाम सुना है बहुत जगह। जैसे किसी भी कंट्री के साथ अगर ऐसे हम लोगों का मतलब एग्रीमेंट हुआ, जैसे अगर तुम मेरे कंट्री में बिजनेस करोगे तो तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा, और मैं तुम्हारे कंट्री में बिजनेस करूंगा तो तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पूरा फ्री नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कि हम लोगों को बीच में टैक्स कम रहेगा, बाकी कंट्री के साथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब वो फ्रेंडशिप बना लेना है ताकि ज़्यादा पैसा टैक्स में खर्चा ना हो जाओ, बिजनेस में करना है। और एक होता है टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी बाहर कंट्री से, तो इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टैरिफ बोलते हैं। क्लियर? कोई भी चीज़ जब लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट जैसे एक इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं टैरिफ, ठीक है। क्लियर? इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगता है। और एक होता है ACZ। ACZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ACZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंट्री में बहुत सारे ऐसे जगह होगा कि जहाँ पे क्या होगा, बिजनेस का जो मतलब लॉज होगा वो थोड़ा अलग होगा बाकी कंट्री की अलग रीजन से। क्योंकि जैसे होता है कि जहाँ पे जैसे बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, ये क्या बिजनेस एरिया है ना। तो वहाँ पे अगर कोई भी बाहर से बिजनेस करने आ रहा है और उनको बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस थोड़ी करेगा, वो भाग जाएगा ना। तो इसलिए वहाँ पे लॉ थोड़ा ऐसा इजी बनाते हैं ताकि लोग वहाँ पे बिजनेस करने के लिए सूटेबल रहे, लेकिन बाकी जगह में फिर स्ट्रिक्ट ही रहता है। हाँ तो थोड़ा उनको एडवांटेज देते हैं, या जो भी मतलब जो चाहे, मतलब थोड़ा अलग लॉज होता है बाकी मतलब एरिया के हिसाब से, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्योंकि वो एरिया को अलग से इम्पोर्टेंट देने के लिए, या उस एरिया को ग्रो करने के लिए, या फाइनेंशियल हब बनाने के लिए, या टेक्नोलॉजिकल हब बनाने के लिए, या बैंकिंग हब बनाने के लिए, जो भी चीज़ हम लोगों को जैसे होता है ना, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल अलग से लॉ बनाया जाता है, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इतना तक समझ आ गया? अब हो गया फिनटेक। फिनटेक क्या है? फिन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे एडटेक, एड मतलब एडुकेशन, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। एडुकेशन और टेक्नोलॉजी मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं एडटेक। जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, ये सब क्या है? एडटेक कंपनी है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहा है और पढ़ा रहा है, टीचिंग एडुकेशन दे रहा है, जिसे बोलेंगे एडटेक, ठीक है। तो फिनटेक क्या है कि फाइनेंशियल सर्विस देगा लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऐसे नहीं कि इधर आओ, ठीक है, पासबुक प्रिंट करो, मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ करेगा, उनको क्या बोलेंगे? फिनटेक। समझ आ गया फिनटेक का मतलब क्या है और कौन सा कंपनी होगा? मतलब कोई भी कौन सा कंपनी को फिनटेक बोलेगा? जो फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है और टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहा है,
तो उसे बोलेंगे फिनटेक। जैसे एग्जांपल बहुत सारे पता है, हम लोग यूज़ करते रहते हैं, क्या है, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ यूज़ करते क्या है, ये सब फिनटेक है। तो फिनटेक किसके रेगुलेशंस में काम करते हैं, आरबीआई के रेगुलेशंस में ही काम करते हैं। ये बैंक होता है या नहीं होता है, ये बैंक नहीं है, ये अलग है, ठीक है, समझ आया। जैसे हम लोग सिर्फ जब पढ़ रहे थे बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग पढ़ के कितना सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, कितना सारा टाइप है हो गया, ठीक है, लगता था सब एक ही है ना, सबको जहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं मतलब वो बैंक है, ठीक है, लेकिन है नहीं ऐसा। तो फिनटेक क्या है, आरबीआई के रेगुलेटर में प्राइमरी रेगुलेशंस में काम करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का इंडिया का जो फिनटेक है ना, वो बहुत ही एडवांस, मतलब बहुत ही ग्रो कर रहा है अभी। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मतलब फिनटेक हब है इंडिया, ठीक है। बहुत सारी फिनटेक कंपनी आ गई, जैसे मतलब हम लोगों का जो फिनटेक की वजह से हम लोगों का जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया है इंडिया का कुछ कम टाइम के बीच में, ठीक है। तो इंडिया का जो फिनटेक का जो मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली $50 to $60 बिलियन का मार्केट शेयर है, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा है, यूएस एंड चाइना के बाद में हम लोगों का जो फिनटेक इंडस्ट्रीज है वो 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। यूएस में तो बड़ा है, जैसे जितने सारे चीज़ें, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीसा हो गया, वो कहाँ का है, यूएसए का, ठीक है। पता है मास्टर कार्ड क्या है, वीसा क्या है, वो सब क्या है, वो तो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन नहीं पता है ना। जैसे हम लोगों को लगता है कि वीसा मास्टर कार्ड वो बैंक का है, बैंक का नहीं है वो, ठीक है। वो कहाँ, वीसा मास्टर कार्ड यूएसए का कंपनी है, वो लोग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों का टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप हो गया है, कार्ड टेक्नोलॉजी मतलब पेमेंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर भी वो सब यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम लोग अगर खुद डेवलप करें तो हम लोग भी यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप की है, क्या, यूपीआई, ठीक है, ये हम लोगों का खुद का डेवलप किया हुआ है, भीम, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में एक एक करके, ठीक है। और भी जैसे हम लोगों ने यूपीआई को जो हम लोगों ने डेवलप किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पता है ना, सब लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यूपीआई यूज़ नहीं करते हैं। यूपीआई क्या होता है कि कोई भी बैंक से कोई भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक ही एप्लीकेशंस में हर बैंक को एक्सेस कर सकते हो। जैसे फ़ोन पे 10 मतलब तुम्हारे पास 3 बैंक है तो 3 बैंक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना, पूरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब एक जगह में सब चीज़ लेके आ गया है, ठीक है। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इनको डेवलप किया है, ठीक है। और एक भीम ऐप है, भीम के मतलब भीम भी यूपीआई को यूज़ करता है, मतलब भीम और यूपीआई के इंटीग्रेशंस में जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी जितना सारा पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, जैसे फ़ोन पे भी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी क्या है, यूपीआई यूज़ करते हैं। पेटीएम से करते हो वो भी यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। बैंक भी अभी यूपीआई यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे और भी बैंक लोग क्या यूज़ करते थे, निफ्ट, आईएमपीएस यूज़ करते थे, ठीक है, निफ्टी यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सब बैंक यूज़ करते हैं। अभी क्या बैंक यूपीआई भी यूज़ कर रहा है ना, जैसे बैंक से भी यूपीआई, बैंक भी वो बारकोड में पैसा ले सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। यूपीआई मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उनमें बहुत मदद किया है यूपीआई ने। यूपीआई मतलब हम लोगों का पेमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि बहुत सारे कंट्री इस पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। मतलब अगर नेपाल में किसी को पैसा भेजना है, सिंगापुर में पैसा भेजना है तो यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हो। पहले क्या था, पहले जैसे अभी यूएसए से अगर पैसा लेना है तो पैसा थोड़ी ले सकते हो, उनके लिए अलग अकाउंट लगेगा, ठीक है। जैसे पेपाल यूज़ करना है, ठीक है, या पियोनियर यूज़ करना है, ठीक है, या स्ट्राइप यूज़ करना है, लेकिन वो तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में फिर यूज़ नहीं होता है, तो उनके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, किसी डॉलर में पैसा लेने के लिए। तो यूपीआई क्या है, इतने सारे कंट्री हम लोगों का यूपीआई एक्सेस कर लिया है। रिसेंटली यूएई ने भी एक्सेप्ट मतलब कर लिया है यूपीआई को, मतलब जो दुबई है, ठीक है, यूनाइटेड एमिरेट्स अरब, ठीक है, अब अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है। तो इतने सारे कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है किसको, यूपीआई को। तो हम लोगों को और भी इस पर इम्पोर्टेंट देना चाहिए ताकि हम लोग जो साउथ एशियन कंट्री है सबको यूपीआई को मतलब यूज़ करा सके। जैसे यूएसए ने क्या किया, अपने पेमेंट सिस्टम डॉलर को इम्पोर्टेंट दिया ना,
सब जगह इम्प्लीमेंट करा दिया, मास्टर कार्ड यूज़ करा रहा है, वीज़ा कार्ड यूज़ करा रहा है। तो हम लोग भी जो भी साउथ एशियन कंट्री है, हम लोग आसपास जो कंट्री है उनको तो यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना, क्योंकि ये क्या है, रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र है। बैंक में क्या होता है, रियल टाइम, ये मतलब जैसे होता है ना, किसी को पेमेंट करते हो दुकान में जाके, तो विद इन ए सेकेंड पेमेंट हो जाता है ना, सेकंड के अंदर ही पूरा उनको पेमेंट पैसा चला जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब रियल टाइम टेक्नोलॉजी। तो इसको अगर सही से हम लोग मार्केटिंग करें, सही से मतलब और भी कंट्री को हम लोग अप्रोच करें, तो ये पेमेंट सिस्टम को हम लोग थोड़ा इम्प्लीमेंट करके हम लोग का जो फाइनेंशियल्स मतलब ये है वो बढ़ा सकते हैं आसपास के कंट्री में, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग अच्छा चीज़ कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है कि हम लोगों को जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक में पैसा क्या रहता है, पैसा रहता है, क्या रहता है कि एक नंबर होता है, और दूसरा एक पैसा होता है जो वॉलेट होता है, ठीक है, जो पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोन पे में वॉलेट हो गया, या बहुत सारे वॉलेट्स होता है ना। तो अगर, और ये क्या है, ये सेंट्रल बैंक का वॉलेट समझ लो। जैसे हम लोग, जैसे क्या है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हम लोगों को करेंसी प्रोवाइड करता है ना, करेंसी, नोट्स, पैसा। तो अगर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी तुम पैसा ले सकते हो ना, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है। लेकिन तुम अकाउंट में पैसा कैसे लोगे बिना बैंक अकाउंट के? किसी भी कंपनी में बैंक अकाउंट रहना जरूरी है ना, तभी तो तुम पैसा ले सकते हो। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, वो मनी को कहाँ पे दे रहा है, बैंक को दे रहा है, ठीक है, और बैंक को दे रहा है, और बैंक फिर हम लोगों को उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना, बीच में से बैंक को ही हटा दे, डायरेक्टली हम लोग क्या, आरबीआई और हम लोगों के बीच में कनेक्शन बन जाए, ठीक है। जैसे सबका एक अकाउंट होगा, कहाँ पे अकाउंट होगा, डायरेक्टली आरबीआई में, मतलब अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, मतलब जैसे होता है ना हम लोग आधार कार्ड से, ऐसा कुछ आपका ये बनेगा, वहीं पे डायरेक्टली रुपी करेंसी आएगा, मतलब ये वाला करेंसी हम लोग ले सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हम लोगों का जैसे होता है ना, किसी को पैसा देना है तो उनको देखना होता है कि किसी बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट होगा तभी उनको पैसा देते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ अगर हम लोग कर दिए तो क्या होगा, हम लोग पूरा यूनिफाइड कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी में, मतलब कंट्री में चल रहा है। जैसे चाइना में क्या चल रहा है, जो यन करेंसी है वो चलता है, डिजिटल करेंसी। नाइजीरिया में उनका डिजिटल करेंसी चलता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर क्या होगा, एडवांस में आएगा ना। बैंकिंग सेक्टर को पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा लेना देना, अगर लेन देन ईजी हो जाए तो सबसे ना, अभी क्या आ जाता है, दुकान में जाते हो, कुछ मतलब छुट्टा नहीं है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा नोट होगा, ज़्यादा पैसा लेके नहीं जा सकते हो, बटुआ चोरी हो जा रहा है, पैसा चोरी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत है ना। पैसा किसी का मतलब एक साथ ज़्यादा पैसा रख भी नहीं सकते हो, अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है। तो अगर हम लोग सब कुछ को डिजिटल, ये क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे बिटकॉइन काम करता है, डॉजी कॉइन काम करता है। बिटकॉइन पता है ना, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, लेकिन वो किसी बैंक उनको रेगुलेट नहीं करते, मतलब वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो ये आरबीआई ये चीज़ करेंगे, लेकिन आरबीआई इनको तो रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन अलग से हम लोगों को पढ़ना है कि वो साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो साइंस एंड टेक का पार्ट है। लेकिन ब्लॉकचेन्स बैंकिंग में 2000 मतलब चल रहा है अभी, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट बना रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब अभी क्या हो रहा है, बैंक में जा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो बहुत सारे खर्चा हो रहा है। तो अभी क्या होगा, हम लोग सेल्फ सर्विस, जैसे पहले होता था ना, होटल्स में सब खाना देते आ रहे, लेकिन अभी KFC में जाते हो या मैकडोनल्ड में जाते हो, क्या खुद खाना ऑर्डर करते हो और लेके आते हो ना जाके रेस्ट,
काउंटर से। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं रहेगा, ठीक है, खुद जाना पड़ेगा, खुद पैसा उठाओ, पैसा डाल दो, ठीक है, पासबुक प्रिंट कर लो, स्टेटमेंट निकाल लो, ठीक है, क्या करना है, यही तो करना है बैंक में जाके, है ना। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। जैसे दुबई में जाओगे ना तो पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहता है, क्योंकि वो भी पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटेड बना दिया है कि जैसे कोई किसी का फाइन लगा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, वहाँ पे आके पैसा पे चालान कटाएगा, ठीक है, पैसा पेमेंट करेगा, ठीक है, उसको रिसीव मिलेगा, वो चला जाएगा, ठीक है, पुलिस भी नहीं रहता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है हम लोग अगर यूज़ करेंगे, ऐसे डिजिटल चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे क्या होगा कि जैसे दुबई में क्या होता है, फाइन, जैसे हम लोगों का चालान कटता है ना, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हैं तो पुलिस उसको पकड़ते हैं, चालान एक बनाते हैं, फिर उस चालान को बैंक में जाके जमा करना पड़ता है, उस पैसा को, पैसा नहीं लेते, जैसे तो अब तुम लोगों को लगता है कि हाँ मतलब पुलिस वाला पैसा नहीं लेते, क्योंकि पुलिस वाला पैसा लेके करप्शन कर रहे थे ना, तो इसलिए वो चीज़ हटा दिया है। क्या कर रहा है, जो एक चालान बना के देगा वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, और वो बैंक पैसा किसके पास चलेगा, गवर्नमेंट के पास। लेकिन पुलिस क्या करता है, जो ठीक है चालान बनाते ही नहीं है, 200 रुपया दे दो, ठीक है, लूपहोल हर जगह होता है ना। तो क्या करते हैं, चालान बनाते हैं, ठीक है, और बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। लेकिन दुबई में अगर तुम ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किए हो तो तुम्हारा नंबर को ऑटोमेटिकली सीसीटीवी कैमरा जो होगा वो स्कैन करेगा, और तुम्हारा एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, ठीक है, तुम्हारा गाड़ी का, तो ऑटोमेटिकली तुम यहाँ पे चालान मतलब ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करके गए और जाते जाते इधर ही पैसा ऑटोमेटिकली कट हो गया, मतलब तुम्हारा चालान मतलब पहले से ही तुम्हारा अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी मनी जैसा, ठीक है, तुम्हारा मतलब नंबर के साथ कनेक्ट करके तुम अगर किसी भी सिग्नल को ब्रेक करोगे तो पुलिस रहे या ना रहे, पुलिस तो रहता नहीं है ट्रैफिक में, दुबई के ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ सीसीटीवी कैमरे में रेगुलेट होता है, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेक किया तो उनका नंबर को स्कैन करेगा, उसका अकाउंट नंबर फाइंड करके पैसा डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो अब क्या होगा, कोई गलती से भी करेगा कि हाँ चलो ब्रेक कर ले, क्योंकि ब्रेक करेगा तो पैसा तो उनका चला जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों को बढ़ाना है, अगर हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग सेक्टर को हम लोगों को बड़ा बनाना है, तो या सही से हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो। और एक चीज़ होता है वहाँ पे कुछ असिस्टेंस, मतलब जैसे होता है ना सेल्फ सर्विस, जो हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि जो सेल्फ सर्विस जो सिस्टम है, ठीक है, सेल्फ सर्विस और क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया ये लगा सकते हैं, दूसरा किसी के यहाँ पे एक काउंटर बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ किसी को अगर नया अकाउंट बनाना है, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम्स इशूज़ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इशू रेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑफलाइन तो मतलब क्या करना है, ऑफलाइन को मिनिमम रखना है, क्योंकि ऑफलाइन में कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑफलाइन मैनेज करोगे तो उनका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब जितने सब चीज़ को डिजिटलाइज करोगे तो कॉस्टिंग हर चीज़ का मतलब पहले कॉस्टिंग होगा, लेकिन उनको एक्चुअली ग्रो करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा अगर हम लोग उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं तो, ठीक है। तो बैंकिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया नॉर्मली, ठीक है, कि ये बैंकिंग में सब चीज़ है और इनका बेसिक कंसेप्ट इतना होता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ को रिविजन्स करोगे तो फिर और भी क्लैरिटी आएगा, और फिर एडवांस में अलग क्लास होगा कि इनको जैसे NPA मतलब जो जब भी वो चीज़ न्यूज़ में आएगा या जब भी वो कुछ अपडेटेड्स होगा RBI का रेगुलेशंस या जो भी चीज़, उनको और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए बैंकिंग सेक्टर यहीं तक, ठीक है। और भी चीज़ है बैंकिंग में, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है।